रिएक्टेंस को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो जेड का मैग्नीट्यूड है, जेड का मैग्नीट्यूड लिखते हैं आर एक्स स्क्वायर। जो भी जेड होगा तुम्हारा वो कितना होगा, जेड विल बी, जेड का मैग्नीट्यूड जो होगा दिस विल बी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से मैग्नीट्यूड आएगा। अगर किसी भी सर्किट में आर दिया हुआ है और उस सर्किट का एक्स दिया हुआ है तो जेड की वैल्यू ये होती है। ठीक है, और यहाँ पे एक टर्म डिफाइन होता है फेज एंगल। फेज एंगल जिसको फाई बोलते हैं, और फाई जो होता है, फाई होता है एक्स बाई आर। फाई क्या होगा, फेज एंगल जो होगा वो लिखते हैं एक्स बाई आर। ठीक है, अब देखो ये जेड जो है ये मैग्नीट्यूड देगा, ये ये जो रिलेशन है ये मैग्नीट्यूड देगा, और फेज एंगल जो होगा फाई वो रिप्रेजेंट करे, वो निकालेंगे एक्स बाई आर से। एक्स क्या है, रिएक्टेंस है, आर क्या है, रेसिस्टेंस है उस सर्किट का। आ रही है बात समझ में। और ये जो एक्स होगा, एक्स के हमने दो पार्ट देखे थे, एक्स एल और एक्स सी। ठीक है, तो भी एक्स होता है उसका कितना पार्ट होगा, उसके दो टाइप्स होते हैं, या तो इंडक्टिव हो सकता है या फिर कैपेसिटिव हो सकता है। तो ये जो एक्स है, एक्स कैन बी रिटेन एज एक्स एल माइनस एक्स सी। तो चीजें ध्यान रखनी यहाँ पे। जब भी इम्पीडेंस तुमसे पूछेगा, अगर इम्पीडेंस तुमसे पूछ रहा है तो इम्पीडेंट का मैग्नीट्यूड यहाँ से आएगा। जो भी इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड होगा इस फॉर्मूला से आएगा, वेयर जेड इज इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और फेज एंगल जब पूछेगा कि फेज एंगल कितना है, अभी इसको डायग्राम से भी शो करेंगे कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो फाई विल बी एक्स बाई आर, वेयर एक्स इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी। और कल बताया था मैंने कि एक्स एल क्या होता है और एक्स सी क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये सारे मैथमेटिकल रिलेशन है। अगर तुमसे ग्राफिकली पूछा जाए कि ग्राफिकली एक्स और आर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं। कोऑर्डिनेट का जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम शो करते हैं रेसिस्टेंस, और वर्टिकल एक्सिस पे शो करते हैं रिएक्टेंस। ठीक है, जो भी कोऑर्डिनेट हम बनाएंगे, जो भी कोऑर्डिनेट हम लेंगे उसके ओरिजेंटल एक्सिस पे क्या शो करेंगे, उसके ओरिजेंटल एक्सिस पे शो करते हैं हम रेसिस्टेंस। जो भी रेसिस्टेंस का वैल्यू है वो इस एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, जैसे ये जो डिस्टेंस है ये बताएगा आर। आ रही है बात समझ में। अब सर्किट में जो भी रिएक्टेंस होगा, रिएक्टेंस दो तरीके का हो सकता है, या तो इंडक्टिव या तो कैपेसिटिव। जो रिएक्टेंस होगा वो वर्टिकल पे आएगा, और वर्टिकल में भी जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा उसको शो करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में। मतलब ये जो डायरेक्शन है ये एक्स एल के लिए है, और इसी एक्सिस पे रिएक्टेंस जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा उसको नीचे की तरफ शो करते हैं। तो ये है एक्स सी, और एक्सएल का वैल्यू कितना होता है, ओमेगा एल। एक्स सी का वैल्यू कितना होता है, 1/ओमेगा। ये रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर रिएक्टेंस और रेसिस्टेंस का करना है तो इस तरीके से करते हैं। आ रही है बात समझ में। ठीक है, अब इस ये जो भी कॉम्बिनेशन है, जो भी सर्किट आएगा वहां पे अगर हम कॉम्बिनेशन देखेंगे तो तीन तरीके के कॉम्बिनेशन बनते हैं। जो भी तुम्हारा सर्किट है अगर कंबाइन करोगे तो वहां से तीन तरीके के कॉम्बिनेशन बन सकता है। तीन तरीके के कॉम्बिनेशन क्या, कि सर्किट इंडक्टिव हो जाए, ठीक है, या फिर सर्किट कैपेसिटिव हो जाए, या सर्किट प्योरली रेसिस्टिव हो जाए। आ रही बात समझ में, ये तीन सिचुएशन बन सकते हैं। सर्किट में भी इंडक्टिव, इंडक्टिव कहने का मतलब है उस सर्किट में जो इंडक्टर है वो डोमिनेट करेगा। दूसरा सिचुएशन क्या है, सर्किट में भी कंडक्टिव, सर्किट में भी कैपेसिटिव, सर्किट में भी कैपेसिटिव। कैपेसिटिव का मतलब है ये जो एक्सी है ये डोमिनेट करेगा ओवर एक्सएल। और थर्ड सिचुएशन क्या है कि सर्किट में भी प्योर रेसिस्टिव। अगर सर्किट प्योर रेसिस्टिव है तो उसमें में भी एक्सएल और एक्सी एक दूसरे को नलीफाई करते हो। क्लियर है। तो यहाँ से सारी चीजें हमें आगे डिस्कस करेंगे कि सर्किट किस तरीके का बन सकता है। अगर मान लो सर्किट
इंडक्टिव है और इंडक्टिव सर्किट। अगर सर्किट इंडक्टिव होता तो उसके लिए जेड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर सर्किट इंडक्टिव है मतलब एक्स एल इज ग्रेटर देन एक्स सी, एक्सएल का जो वैल्यू है वो क्या होगा? एक्ससी से बड़ा होगा। एक्सएल का वैल्यू क्या होगा? एक्ससी से बड़ा होगा। इस सिचुएशन में अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। ये डायरेक्शन तुम्हारा आर का, ठीक है, और नीचे की तरफ एक्ससी था और ऊपर की तरफ एक्सएल था। अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या बोला? एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्स। तो यहाँ से जो रिजल्टेंट आएगा ना, दिस माइनस दिस, उसका डायरेक्शन किधर होगा? ऊपर की तरफ। उसका जो भी डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? ऊपर की तरफ। तो यहाँ से अगर इक्विवेलेंट डायग्राम बनाओगे तो इक्विवेलेंट डायग्राम कुछ इस तरीके का आएगा। ये आर रिप्रेजेंट करेगा और ये रिप्रेजेंट करेगा एक्सएल माइनस एक्स। आ रही बात समझ में? ये कैसे आया? एक्सएल ऊपर की तरफ था, एक्सी नीचे की तरफ था। इसका रिजल्टेंट जब देखोगे इसका वैल्यू कितना होगा? एक्सएल माइनस एक्सी, क्योंकि एक्सएल बड़ा है किससे? एक्सी से। इसलिए सर्किट को हम क्या बोल रहे हैं? इंडक्टिव सर्किट बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ इंडक्टेंस कैपेसिटेंस को डोमिनेट कर रहा है। तो अगर यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करोगे इसका, जब रिजल्टेंट निकालोगे, रिजल्टेंट निकालते हैं हम कुछ इस तरीके से। ये तुम्हारा रिजल्टेंट है और इसी रिजल्टेंट को क्या बोलते हैं? जेड बोलते हैं। इस रिजल्टेंट को क्या बोलेंगे? जेड बोलेंगे। और ये जो एंगल बनाता है आर एक्सिस से, जेड जो एंगल बना रहा है किससे? आर एक्सिस से, उसको बोलते हैं फेज एंगल। अब मैथमेटिक्स लगाओगे तो जेड कैसे निकालते हैं? जेड मैथमेटिक्स लगाओगे तो जेड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर। और अगर फाई निकालोगे, फाई विल बी एक्सएल माइनस एक्ससी बाई आर, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो ग्राफ से भी ये रिलेशन ला सकते हो, फाई कैसे आएगा सब चीज देख सकते हो। मैथमेटिक्स देखोगे, मैथमेटिक्स में भी ये फॉर्मूला मैंने बताया था कि अगर मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करना, सारी वैल्यूज दी हुई है, तो सीधे यहाँ पुट करोगे, जेड आ जाएगा, फाई इस फॉर्मूला से आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? और इस केस में जो फाई होता है, इस केस में जब हम फाई देखेंगे तो इसको पॉजिटिव लेते हैं। फाई क्या है? ये पॉजिटिव है। मतलब अगर इंडक्टिव सर्किट है तो इंडक्टिव सर्किट के लिए फाई का जो वैल्यू होगा, जो फेज एंगल होगा, दैट विल बी पॉजिटिव। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी को? आगे बढ़े। यस सर। अब बात करते हैं अगर सर्किट कैपेसिटिव है। कैपेसिटिव सर्किट है तो इस केस में एक्ससी विल बी ग्रेटर देन एक्सएल। एक्ससी का जो वैल्यू होगा वो बड़ा हो जाएगा इससे, एक्सएल से। तो अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो ये वैल्यू बड़ा होगा, यानी एक्ससी बड़ा हो गया। जब रिजल्टेंट निकालोगे या इक्विवेलेंट डायग्राम इसका बनाओगे तो इसमें कौन डोमिनेट करेगा? इसमें डोमिनेट करेगा एक्ससी। तो जब इक्विवेलेंट डायग्राम देखोगे, इक्विवेलेंट डायग्राम कुछ इस तरीके का आएगा। इधर होगा एक्ससी माइनस एक्सएल, ठीक है, और ये तुम्हारा आर है। यहाँ से रिजल्टेंट निकाल सकते हो, और रिजल्टेंट कैलकुलेट करोगे उसके लिए एक ट्राइंगल बनाएंगे। ट्राइंगल का जो डायगोनल होगा, दिस डायगोनल विल रिप्रेजेंट जेड। और ये जो एंगल है ये फाई होगा, लेकिन फाई यहाँ नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर अपवर्ड वाले एंगल को पॉजिटिव ले रहे हैं तो जो एंगल डाउनवर्ड में बनेगा वो क्या बनेगा? वो नेगेटिव बनेगा। इसलिए यहाँ फाई नेगेटिव होगा, पिछले वाले केस में पॉजिटिव आ रहा है। मैथमेटिकली भी ये देख सकते हो। मैथमेटिकली कैसे? सर एक मिनट, क्या बोल रहे हो? हाँ, ये नहीं पूरा नहीं लिखे मिटा, सर। नहीं नहीं मिटा नहीं रहे हैं। जो जेड होगा, जेड अगर यहाँ से भी देखोगे तो होगा एक्स आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर। फाई जो हमारा फॉर्मूला है, फाई का फॉर्मूला क्या है? एक्स एल माइनस एक्ससी डिवाइडेड बाई आर। तो अगर ये फॉर्मूला में देखोगे ना, इस फॉर्मूला, सॉरी यहाँ tan लिख देना, जो पीछे वाला फॉर्मूला है वहां पर भी tan लिख, tan छूटा हुआ। जो भी फॉर्मूला हमने पहले लिखा था, tan फाई इज इक्वल टू एक्स बाई आर लिखना है स्टार्टिंग से।
जहां मैंने बस फाइव इज इक्वल टू एक्स बाई आर लिख दिया हुआ है वहां पे थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना, वहां पे tan फाइव इज इक्वल टू एक्स बाई आर चेंज कर देना, दो जगह चेंज करना तुम वहां पे मॉडिफाई। तो यहाँ tan फाइव देखोगे, tan फाइव विल बी एक्सएल माइनस एक्स आर बाई सॉरी एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, फॉर्मूला ये है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो क्वांटिटी है मतलब एक्स सी ग्रेटर देन एक्सएल है, तो ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव अगर आ रहा है तो वहां से फाई नेगेटिव आ जाएगा जो डायग्राम से डायरेक्टली शो हो रहा है। ठीक है, तो अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आए जिसमें से तुमको जेड की वैल्यू पूछ रहा हो, मतलब अगर कोई सवाल दे दिया उसमें पूछ रहा है बताओ इम्पीडेंस कितना है सर्किट का, तो हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, साथ ही साथ ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, क्योंकि यही दोनों फॉर्मूला जेड का प्रॉपर इंफॉर्मेशन देगा। कभी भी जेड अकेले नहीं आएगा, जेड मैग्नीट्यूड लाएगा साथ ही साथ एंगल लेकर के आएगा। और सिंपल सा मैथमेटिक्स है, छोटा सा ट्रायंगल बनना है, वही से सारी चीजें कैलकुलेट। ठीक है, हटा दे अब। यस। और थर्ड सिचुएशन होता है जिसमें सर्किट प्योरली रेसिस्टिव होता है, प्योरली रेसिस्टिव। तो अगर प्योरली रेसिस्टिव सर्किट है तो यहाँ पे एक्सएल बराबर हो जाता है एक्ससी के। जैसे ही एक्सएल एक्ससी के बराबर हो जाएगा, ऐसे सर्किट को हम प्योरली रेसिस्टिव सर्किट बोलते हैं। उसमें इंडक्टर भी होता है, कैपेसिटर भी होता है, फिर भी वो काम कैसे कर रहा होता है, वो काम कर रहा होता है कि बस उसमें रेसिस्टेंस ही लगा हुआ है और कुछ नहीं लगा हुआ है, क्योंकि एक्सएल और एक्ससी इक्वल हो जाता है। एक्स की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो एक्स विल बी हाउ मच, एक्सएल माइनस एक्ससी, जीरो। ठीक है, और जैसे ही एक्स जीरो हुआ, एक मिनट सॉरी, एक मिनट रुक जाओ। दिख रहा है बोर्ड? यस। Yes, sir. ठीक है, पूरा बोर्ड दिख रहा है नीचे का? यहाँ तक Yes, दिख रहा sir. है? तो इस केस में क्या हो जाएगा कि ये जो टर्म है एक्सएल माइनस एक्स ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से अगर फाई कैलकुलेट करोगे फाई भी कितना होगा, जीरो होगा। प्योरली रेसिस्टिव के केस में फाई जीरो होगा। आ रही बात समझ में? मतलब यहाँ से एक नोट लिख सकते हो। नोट क्या है? पेज एंगल। पेज एंगल जो होगा पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो फॉर इंडक्टिव, कैपेसिटिव एंड रेसिस्टिव सर्किट respectively.
अगर इंडक्टिव होता तो फेज पॉजिटिव होता, कैपेसिटिव होगा तो फिर नेगेटिव होगा, एंड रेसिस्टिव है तो फेज एंगल 0 होता है। क्योंकि डायग्राम से शो करोगे तो डायग्राम जब कैलकुलेट करोगे डायग्राम से आर इधर होगा, ये दोनों जो वैल्यू है ये एक दूसरे को नलीफाई करके कैंसिल आउट कर देंगे, बस इधर बचेगा। इस केस में जेड की जो वैल्यू होती है वो आर के बराबर हो जाती है। अगर तुम्हारा प्योरली रेसिस्टिव सर्किट है उस केस में जो इम्पीडेंस होगा वो आर के बराबर होगा, इसलिए इसको प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। अब एक एक करके तीनों सर्किट डिस्कस करेंगे कि अगर किसी एसी सोर्स के अक्रॉस रेसिस्टेंस लगाते हैं तो क्या होता है, या फिर इंडक्टेंस लगाते हैं तो क्या होता है, और फिर सर नेक्स्ट लिखना। लिखो, पहले हेडिंग लिख दो डिफरेंट सर्किट्स। डिफरेंट सर्किट्स में पहला पढ़ेंगे रेसिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस resistance connected across alternating power supply। मतलब एक रेसिस्टेंस को हमने कनेक्ट करा है, वो रेसिस्टेंस अल्टरनेटिंग पावर सप्लाई के अक्रॉस कनेक्टेड। मतलब कुछ इस तरीके का है, ये तुम्हारा सिंबल है आर का, और इसको हमने कनेक्ट करा है ऐसे सप्लाई से जो साइनोसॉइडल है। रेजिस्टेंस को किसके अक्रॉस कनेक्टेड, ये दिख रहा है जो लिखा हुआ है नीचे। Yes, sir. Yes. देखो ऐसे केस में हमारा काम क्या होता है, थोड़ा सा इसको कंपेयर करते हैं डीसी से। डीसी में हम क्या करते थे, एक रेसिस्टेंस लगाते थे और उसके अक्रॉस एक बैटरी लगाते थे, ये आर। जो बैटरी लगाते थे उसको सिंपली भी लिखते थे, ठीक है। ये कांस्टेंट होता है, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लिख सकते हो, ई जो होगा दैट विल बी ई नॉट साइन ओमेगा टी हमने लिया है। और ये जो साइनसोइडल वेव है ये क्या करेगा, अल्टरनेटिंग पावर सप्लाई। तो यहाँ पे हमें काम करना क्या था, करंट निकालना था, ये करंट कितना फ्लो हो रहा है, इस सर्किट से करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो कैसे निकालते थे, V इक्वल्स टू आई आर के फॉर्मूला से, तो हमें पता चल जाता इस सर्किट में कितने का करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर ध्यान से देखोगे सेम चीज यहाँ भी हमें अप्लाई करना है, वही यही वोल्टेज ड्रॉप है। क्योंकि किसी कंडीशन में अगर देखोगे, किसी स्टैंड पे देखोगे, तो मान लो उस स्टैंड पे ये टर्मिनल पॉजिटिव बिहेव कर रहा है, ये टर्मिनल नेगेटिव बिहेव कर रहा है। होगा क्या कि अगर ये अल्टरनेटिंग है उसके बाद भी क्या होगा, किसी इंस्टेंट पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अगले साइकिल में अगले हाफ साइकिल में मे बी ये चेंज हो सकता है। लेकिन मान लो जिस इंस्टेंट पे हम रीडिंग ले रहे हैं उस इंस्टेंट पे कुछ तो इसका वैल्यू होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो उस केस पे उस पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं, उस पॉइंट पे हम या तो किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं, और अगर डायरेक्ट रिलेशन मिल रहा है ओम्स लॉ से तो ओम्स लॉ यूज कर सकते हैं। तो एज किसी भी सर्किट में हमसे क्या पूछ सकता है, करंट पूछ सकता है सप्लाई दे करके कि पावर सप्लाई अगर चेंज कर रहा है, अल्टरनेटिंग पावर सप्लाई है तो उससे करंट कितना आएगा। तो करंट हमें पता है, ये पहला कंडीशन इसमें हम ए निकालेंगे या नंबर 1 लिख सकते हो। पहला काम क्या निकालना है, करंट थ्रू रेसिस्टेंस। अगर रेसिस्टेंस के थ्रू करंट निकालोगे फॉर्मूला क्या होगा, आई इक्वल्स टू ई बाई आर। वही ई इक्वल्स टू आई आर से यूज करें, आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ई बाई आर, और यहाँ जो ई है ई कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर। क्लियर है। अब यहाँ से लिख सकते हो, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी वेयर आई नॉट इज इक्वल टू
ई नॉट बाई आर, इतना करंट दौड़ेगा। ठीक है, हटा दे इसको। यस जी सर। करंट निकालने के बाद हम पावर निकाल सकते हैं, या इसके बाद वाला पॉइंट लिखो पहले, पावर से पहले एक चीज, हाँ इसमें लिख सकते हो, अगर ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हारा ई था और आई तुमने कैलकुलेट करा ये था, ठीक है ना। यहाँ पे साइन का जो आर्गुमेंट है इधर और जो साइन का आर्गुमेंट है इधर, ये दोनों क्या है, सेम है। साइन का आर्गुमेंट ई के टर्म में और साइन का आर्गुमेंट आई के टर्म में दोनों क्या है, सेम है। यानी करंट और वोल्टेज में कोई फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ साइन का आर्गुमेंट ओमेगा टी, यहाँ साइन का आर्गुमेंट भी कितना है, ओमेगा टी है। तो जब दोनों आर्गुमेंट सेम है और दोनों साइन के टर्म ही है, यानी उन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 0 है। इसलिए, और ये हम ग्राफ से भी कैलकुलेट कर रहे थे कि जब रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, रेसिस्टेंस के लिए हम इंपीडेंस वैल्यू कैलकुलेट कर रहा था प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के लिए, तो वहां से पाई 0 आया था। यहाँ भी कोई फेज डिफरेंस नहीं आ रहा है जब हम करंट और ईएमएफ का रिलेशन लिख रहे हैं। तो जब भी प्योरली रेसिस्टिव सर्किट होगा तो उस केस में देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। ये याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देयर इज नो फेज डिफरेंस between current and voltage। करंट और वोल्टेज में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, मतलब पाई का वैल्यू कितना है, 0 है। पाई तुम्हारा 0 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड निकालेंगे, पावर कंजम्पशन। पावर कंजम्पशन, और पावर कंजम्पशन में भी ये जो होगा वो है इंस्टेंटेनियस पावर कंजम्पशन। इंस्टेंटेनियस पावर कंजम्पशन, इंस्टेंटेनियस पावर कंजम्पशन क्या होगा, P इज इक्वल टू E इंटू आई। पावर होता क्या है, V इंटू आई होता है, हमने एसी में पढ़ा था, V इंटू आई क्या देता है, पावर। यहाँ पे V को E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये क्या है, करंट है। ईएमएफ जो है ये भी टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ देगा। आई जो है ये भी टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो ये इंस्टेंटेनियस करंट देगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो पावर वहां से आएगा, दैट पावर विल बी व्हाट, दैट पावर विल बी इंस्टेंटेनियस पावर। तो ई हमने कितना लिया था, बोलो ई का वैल्यू क्या था, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई क्या था, आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट का वैल्यू मैं बता चुका हूँ क्या था। तो अगर यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा वैल्यू, जो इंस्टेंटेनियस पावर है दैट विल बी ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यानी जो पावर आएगा वो इतना आएगा। ठीक है, और ये इंस्टेंटेनियस पावर है, ये पावर क्या है, इंस्टेंटेनियस पावर है, जो कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग होगा, क्योंकि ये किसका फंक्शन है, टाइम का। और मैंने तुमको बताया है कि जब भी हमें कोई वेरिएबल चीज मिलता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको डिनोट करने के लिए हम एवरेज टर्म यूज करते हैं। क्या जो पावर है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो हम इंस्टेंटेनियस पावर किसी इंस्टेंट पे बता सकते हैं इसमें वैल्यू पुट करके। और अगर पूरे साइकिल का बताना है या बड़े से लार्ज टाइम के बीच में बताना है, तो उस केस के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, एवरेज पावर डिफाइन करते हैं। तो एवरेज पावर क्या होगा, एवरेज पावर जो होगा इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो पी एवरेज होगा डेट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ई नॉट आई नॉट। एवरेज पावर क्या होगा, एवरेज पावर दैट विल बी हाफ ऑफ ई नॉट आई नॉट। ठीक है,
वही सेम काम करना था, इसको इंटीग्रेट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, सिंप्लीफाई करोगे, ये वाला टर्म आएगा, वो इंटीग्रेशन वाला टर्म थोड़ा सा हटा रहा है, तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान में रखना है। इसको आरएमएस के टर्म में अगर लिखते हो, ये जो रिजल्ट है इसको आरएमएस के टर्म में लिख सकते हो। देखो एक्चुअली में ये जो ई नोट टर्म है ये क्या है, पीक ऑफ वोल्टेज, आई नोट क्या है, पीक ऑफ करंट, ये पीक ऑफ वोल्टेज और पीक ऑफ करंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम चाहते हैं इसको आरएमएस के टर्म में लिखना तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो। हाँ सर। हाँ, तो आरएमएस के टर्म में अगर लिखोगे, ये हाफ तो ऐसे ही रहने दो, ई नोट की जगह क्या लिख सकते हो, ई नोट की जगह लिख सकते हो √2 ई आरएमएस, लिख सकते हो, क्योंकि ई आरएमएस होता क्या है, पीक डिवाइडेड बाई √2, तो यहाँ पीक दिया हुआ है आरएमएस के टर्म में, ऐसे लिखोगे। या फिर अगर आई नोट लिखना है तो आई नोट की लिख सकते हो √2 आई आरएमएस। क्लियर है, बोलो जल्दी। यस सर। तो यहाँ से जो एवरेज पावर आएगा, एवरेज पावर क्या होता है, ई आरएमएस इंटू आई आरएमएस, ये तुम्हारा एवरेज पावर है, और इसी को इफेक्टिव पावर भी बोलते हैं, क्योंकि अगर याद होगा कल का क्लास तो मैंने बोला था कि आरएमएस वैल्यू जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव वैल्यू बोलते हैं, इफेक्टिव करंट, या फिर अगर आरएमएस वैल्यू वोल्टेज का ले रहे हो तो उसको इफेक्टिव वोल्टेज बोलेंगे। इसलिए ये जो पावर आता है ई आरएमएस इंटू आई आरएमएस सीधे एवरेज पावर दे देगा। अगर तुमको आई आरएमएस ई आरएमएस का वैल्यू पता है तो ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाली चीजें ये करोगे सीधे तुमको इफेक्टिव पावर दिख जाएगा सर्किट का कि कितना कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, तो अब देख लो क्या क्या करना था हमें। हमें कोई भी सर्किट देगा, अगर ईएमएफ दिया हुआ है, अगर सोर्स दिया हुआ है तो तुमसे करंट पूछेगा, ठीक है, फेज एंगल पूछ सकता है, और नहीं तो फिर पावर कंजम्पशन पूछ सकता है। तो इस सिचुएशन में हमने तीनों चीज कैलकुलेट कर लिया है, करंट कितना फ्लो करेगा वो देख लिया, फेज एंगल यहाँ पे 0 है, पावर इधर कैलकुलेट करा है, ये इंस्टेंटेनियस, ये एवरेज, और ये एवरेज इन टर्म्स ऑफ आरएमएस है। अब नेक्स्ट सर्किट पे चलते हैं। नेक्स्ट सर्किट इज सर्किट नंबर 2 देखते हैं, इंडक्टर connected across alternating power supply। अगर इंडक्टर को अल्टरनेटिंग पावर सप्लाई के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे तो क्या, पहले एक एक पढ़ रहे हैं फिर कंबाइन करके एक साथ पढ़ेंगे, जिसको हम एलसीआर सर्किट बोलते हैं। इसका इंडक्टेंस दिया हुआ या जो पावर सप्लाई है दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा। ठीक है, देखो ऐसे सर्किट में ना इंडक्टर हमेशा एक्टिव रहता है। इंडक्टर हमेशा एक्टिव रहने का मतलब क्या है, ये जो सर्किट है अल्टरनेटिंग पावर सप्लाई है तो करंट कंटिन्यूअसली चेंज होगा, और अगर करंट चेंज होता है तो इंडक्टर में हमेशा ईएमएफ इंड्यूस होगा। यानी ये जो इंडक्टर है अल्टरनेटिंग पावर के अक्रॉस जब कनेक्ट करोगे तो हमेशा एक्टिव रहेगा, और उस केस के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसके थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा है। आ रही बात समझ में, क्योंकि अगर ये हमेशा एक्टिव है तो एक्टिव होने के चलते ईएमएफ जनरेट करेगा या खुद का ईएमएफ जनरेट करेगा, और अगर खुद का ईएमएफ जनरेट कर रहा है यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो थोड़ा सा अगर पीछे जाओगे तो ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन करी है कि इसके थ्रू हम ईएमएफ इंड्यूस्ड कैसे निकालते हैं। मान लो वही सेम चीज, ये जो सर्किट है ये किसी इंस्टेंट पे इधर पॉजिटिव बिहेव कर रहा होगा, इधर नेगेटिव बिहेव कर रहा होगा। आ रही है बात समझ में क्या कर रहा हूँ, ये जो भी सर्किट है किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हम जा करके देखेंगे तो उस इंस्टेंट पे ये मे बी पॉजिटिव बिहेव कर सकता है, ये मे बी नेगेटिव बिहेव कर सकता है, उल्टा भी हो सकता है, ये नेगेटिव बिहेव कर रहा हो, ये पॉजिटिव बिहेव कर रहा है। लेकिन मैंने क्या माना अभी के लिए, ये एंड पॉजिटिव ये एंड नेगेटिव। उस इंस्टेंट पे यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है आई, और ये जो करंट है ये टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है,
समझना, जो ग्राफ हम बनाए थे उसमें करंट इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन हम सर्किट डायग्राम जिस टाइम पे रीड कर रहे हैं उस टाइम पे कंडीशन क्या क्या है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और उस इंस्टेंट पे ये जो आई का वैल्यू है ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर का काम क्या होता है, ये जो इंक्रीज है उसको डिक्रीज करने की कोशिश, इंडक्टर का काम यही होता है कि जो चेंज होता है उसको अपोज करता है। तो यहाँ चेंज क्या हो रहा है कि ये करंट टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, तो कंडक्टर क्या, ये इंडक्टर क्या कोशिश करेगा, इंडक्टर कोशिश करेगा कि उस करंट को डिक्रीज करे, और डिक्रीज करने के लिए वो क्या करता है, ईएमएफ जनरेट करता है। तो जो ईएमएफ जनरेट करेगा, अगर याद होगा तुमको, तो बैटरी का जो डायरेक्शन बनाओगे वो इस तरीके का बनेगा। क्लियर है, अगर ये करंट टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है तो ईएमएफ जो यहाँ जनरेट होगा उसका अगर पोलैरिटी बनाओगे तो कुछ इस तरीके का बनेगा। भूल गए हो, चलो कोई ना, फिर से याद कर लो, दोबारा बता दिए कि पोलैरिटी जो बनेगा इस तरीके का बनेगा, और जब पोलैरिटी बन जाता है तो बस हमें मैग्नीट्यूड निकालना होता है। उसके बाद ये सारी चीजें देख करके तुम क्या कर सकते हो, किरचॉफ लॉ अप्लाई कर दो। किरचॉफ लॉ क्या बोलता है कि इस सर्किट में घूम जाओ, और इस सर्किट में अगर घूम रहे हो तो जो भी डिवाइस है उसका क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0 होना चाहिए। तो यूजिंग केवीएल हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, तो अगर यहाँ से चलना शुरू करोगे, इस इंस्टेंट पे हम घूम रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा, पहले हमने जो माना है उसके अकॉर्डिंग इधर से अगर घूमना शुरू करोगे तो क्या मिलेगा, नेगेटिव, तो माइनस ई। यहाँ से जा रहे हो, इस ईएमएफ का कौन सा टर्मिनल मिला, पॉजिटिव, तो प्लस मॉड ऑफ ई, ये 0 के बराबर होना चाहिए। आ रही बात समझ में, किसी एक इंस्टेंट पे हम सर्किट को रीड कर रहे हैं, तो वहां से केवीएल इक्वेशन लिख रहा हूँ, और केवीएल इक्वेशन लिखने से पहले मैंने 2-3 कंडीशन बताया। कंडीशन क्या क्या, ये प्लस ले रहे हैं, ये माइनस ले रहे हैं, करंट को इंक्रीजिंग ले रहे हैं, तो अगर करंट को इंक्रीजिंग लोगे तो यहाँ पे जो ईएमएफ जनरेट होगा उसका टर्मिनल कुछ इस तरीके का होगा, इंक्रीज को ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। वहां से ये प्लॉट करेंगे तो ई कितना होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, इसकी जगह कितने क्या लिखोगे, एल डी आई बाई डी टी, ये 0 के बराबर होना चाहिए। कंफ्यूजन है किसी को कि क्या कर रहे हैं, बोलो जल्दी, आ रहा है समझ में। Yes. इस इक्वेशन से करंट इजीली निकाल सकते हो। करंट निकालने के लिए इसको थोड़ा सा अरेंज करना है, तो लिख सकते हो डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब ये डी आई बाई डी टी से आई कैसे निकलेगा, डी आई बाई डी टी तुमको पता चल गया, डी आई बाई डी टी इतना है, तो अगर इससे तुमको आई निकालना होगा तो आई कैसे निकालोगे, बोलो, इंटीग्रेट करके। हाँ, डी आई बाई डी टी पता है ना, तो इसको क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा ना, डी आई इज इक्वल टू ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी, ठीक है, डी टी, ऐसा लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से जो इक्वेशन आएगा डेट विल बी आई, डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, ई नॉट बाई ओमेगा एल, साइन की जगह क्या हो जाएगा, cos ओमेगा टी, ठीक है, और इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो साइन के लिए यहाँ पे माइनस, अगर इंटीग्रेशन कर रहे हो तो क्या दिखेगा, माइनस भी दिखेगा। ठीक है, अब ये करंट हो गया तुम्हारा, किसी भी इंस्टेंट पे अगर करंट देखोगे तो इतना मिलेगा। ठीक है, पिछले वाले इक्वेशन से अगर कंपेयर करते हैं, ठीक है, पिछले वाला अगर रेसिस्टिव सर्किट था तो क्या आया था, ई नोट बाई आर साइन ओमेगा टी, ऐसा कुछ आया। अगर पिछले वाला जो सर्किट देखोगे तो ई नोट बाई आर साइन ओमेगा टी यह था। अब साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, इससे पहले हम बात करते हैं कि नीचे वाले जो टर्म आया है। देखो, अगर सर्किट रेसिस्टिव था तो
ई नोट के नीचे क्या आ रहा था, आर, और सर्किट रेसिस्टिव सॉरी इंडक्टिव है तो आर की जगह क्या आ रहा है, एक्सएल सॉरी ओमेगा एल। ओमेगा एल कहने का मतलब है कि ये जो पार्ट है ये बिहेव कर रहा है कैसा, रेसिस्टेंस की तरह। ये जो पार्ट है ये कैसा बिहेव कर रहा है, रेसिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन ये रेसिस्टेंस है नहीं, इसलिए इसको रेसिस्टेंस नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस बोलते हैं। रिएक्टेंस इज इक्विवेलेंट टू रेसिस्टेंस, लेकिन वो रेसिस्टेंस होता नहीं है क्योंकि डीसी सर्किट में नहीं दिखता है, कब दिखता है, हमेशा एसी सर्किट में दिखता है। तो अगर एसी सर्किट में ये दिख रहा है तो इसको रेसिस्टेंस नहीं बोलते हैं। ये अगर रेसिस्टेंस के प्लेस में है, उसकी जगह ले रहा है, तो इसको रेसिस्टेंस नहीं क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस बोलते हैं। और किस टाइप का रिएक्टेंस बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसलिए एक्सएल मैंने क्या लिखा था, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, जो कि यहाँ से आता है। ठीक है ना, जब हम सर्किट को सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमें पता चलता है कि पहले जब सर्किट प्योरली रेसिस्टिव था तो ई नोट बाई आर आ रहा था। जब सर्किट कैसा हो गया, इंडक्टिव हो गया, प्योरली इंडक्टिव हमने लिया, तो आर की जगह एक टर्म आ रहा है ओमेगा एल, और इस ओमेगा एल को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस बोलते हैं। क्लियर है? और अब फेज डिफरेंस अगर कैलकुलेट करोगे तो फेज डिफरेंस विल बी आई ई बाई एक्सएल, लिख सकते हो सीधे ई नॉट बाई एक्सएल, कॉस माइनस साइन भी था तो इसको रख सकते हो, कॉस ओमेगा टी। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा, एक्सएल, इसको लिख सकते हो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। आ रही बात समझ में? यस सर। कॉस को मॉडिफाई करके, कॉस को मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हो। यस सर। तो अगर इसको मॉडिफाई कर रहे हो तो मॉडिफाई साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यानी जो भी फेज डिफरेंस है आई का, अगर देख रहे हो आई का वैल्यू ये आया, और हमने ई जो लिया था, ई क्या लिया था, ई नॉट साइन ओमेगा टी लिया था, यानी इसका फेज और इसका फेज क्या है, अलग अलग है। ये सोर्स का फेज था पावर सप्लाई का, ये करंट जो फ्लो हो रहा है किसी भी इंस्टेंट पे सर्किट से वो इतना है। सारी बात समझ में, यानी दोनों में फेज डिफरेंस कितने का है, दोनों में जो फेज डिफरेंस है वो कितने का है, पाई बाई 2 पाई का। बाई 2। ठीक है ना, यानी जब भी सर्किट इंडक्टिव होगा तो फेज डिफरेंस आएगा कितने का, पाई बाई 2। यानी नेक्स्ट पॉइंट जो तुम्हारा है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, फेज डिफरेंस बिटवीन, फेज डिफरेंस बिटवीन, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट and voltage is pi by 2। फेज डिफरेंस यहाँ पे कितना होगा, पाई बाई 2 होगा। हटा दें, ठीक है। और इसके नीचे एक चीज लिखना, नोट में लिख लो, वोल्टेज लीड्स करंट बाई पाई बाई 2। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखो, वोल्टेज लीड्स करंट बाई पाई बाई 2। पूछता है इंडक्टिव सर्किट में कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, तो बताना होता है। और इसका ध्यान रखोगे, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कौन लीडिंग और लैगिंग है। तो जब भी सर्किट इंडक्टिव होगा तो उसमें वोल्टेज लीड करेगा, और प्योरली इंडक्टिव होगा तो कितने से लीड करेगा, पाई बाई 2 से लीड करेगा। प्योरली इंडक्टिव कहने का मतलब है कि उसमें बस इंडक्टर ही लगा हुआ है और कुछ नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो ऐसे सर्किट को हम प्योरली इंडक्टिव बोलेंगे, और प्योरली इंडक्टिव में जो एंगल होगा वो हमेशा पाई बाई 2 होगा।
थर्ड जो केस था उसमें हमने क्या निकाला था, पावर कंजम्पशन। पावर कंजम्पशन कितना होता है, देखो इस केस में जो पावर कंजम्पशन होगा वो जीरो होगा। कंजम्पशन का मतलब होता है पावर खाना, यूज करना, ठीक है। यहाँ पे पावर यूज नहीं होता, पावर स्टोर होता है, एनर्जी स्टोर होता है। यहाँ जो जो भी इंडक्टिव सर्किट है या इंडक्टर है, वो पावर लॉस नहीं करवाता है, वो एनर्जी को स्टोर करता है। रेसिस्टेंस एनर्जी को लॉस करवाता है या पावर लॉस होता है वहाँ पे, इसलिए हम वहाँ पे पावर कंजम्पशन निकाले थे। यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि अगर वोल्टेज या ईएमएफ एंड आई में एंगल देख रहे हो तो कितने का है, π/2 का। और जब भी दो क्वांटिटी जिनके बीच में एंगल π/2 का हो जाता है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाता है। मतलब जैसे हमने लिखा P इज इक्वल टू कितना, P इज इक्वल टू ई आई। तो अगर यहाँ से देखोगे तो E जो आएगा, E को हम कितना रख सकते हैं, E होगा E नॉट साइन ओमेगा टी, और I को लिखोगे I नॉट कॉस, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो साइन, या कॉस ही करके लिखोगे कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा ई नॉट आई नॉट, माइनस भी होगा ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये तुम्हारा इंस्टेंटेनियस पावर है, ये इंस्टेंटेनियस पावर है। लेकिन यहाँ पे एक चीज तुमको दिखेगा कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है, एंगल क्या है, 90 डिग्री है। इसके चलते जो तुम्हारा एवरेज पावर है, ई एवरेज, वो जीरो हो जाता है। मतलब पावर कंजम्पशन इन अ गिवन साइकिल क्या होता है, जीरो होता है। इंडक्टर के केस में अगर इंडक्टर कनेक्ट करके रखे हो तो वो ऐसा होता है कि हाफ साइकिल के लिए एनर्जी स्टोर करता है और बाकी का जो हाफ साइकिल होता है एनर्जी सप्लाई कर देता है। इंडक्टर का काम क्या होता है कि पहले जो हाफ साइकिल है उसमें एनर्जी स्टोर कर लेगा, बाकी का जो हाफ साइकिल है उसमें एनर्जी सप्लाई कर देगा। तो टोटल साइकिल लेगो, अगर फुल साइकिल लोगे तो पावर कंजम्पशन जो होगा, एवरेज पावर कंजम्पशन जीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से एक साइकिल में कोई भी पावर कंजम्पशन नहीं होता। इंस्टेंटेनियस पावर इतना लिख सकते हो, लेकिन जो एवरेज पावर होगा वो जीरो होगा। तो ये ध्यान में रखना है कि जो भी इंडक्टिव सर्किट है उसका जो एवरेज पावर होता है वो जीरो होता है, क्योंकि फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज वो 90 के बराबर होता है, π/2 होता है। नेक्स्ट बात करेंगे थर्ड वन, कैपेसिटर कनेक्टेड अक्रॉस अल्टरनेटिंग पावर सप्लाई। अगेन सेम रूल फॉलो करेंगे। सेम रूल फॉलो करने का मतलब जिस इंस्टेंट पे हम सर्किट को देखेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, उल्टा भी मान सकते हो, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी इंस्टेंट पे चेक करोगे तो यहाँ पे कुछ चार्ज स्टोर होगा। अगर इसको पॉजिटिव मानने हो तो यहाँ जो चार्ज स्टोर होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कैपेसिटर का काम क्या होता है, चार्ज स्टोर करना। और जो चार्ज स्टोर करेगा वो दिखेगा। तो किसी स्टैंड पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, इस सर्किट से करंट कितना फ्लो हो रहा है वो कैलकुलेट करना होता है। तो हमने कंडीशन क्या माना है कि जिस इंस्टेंट पे हम सर्किट को चेक कर रहे हैं, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ जो चार्ज स्टोर होगा वो पॉजिटिव होगा। और इसी इंस्टेंट पे हम केवीएल अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाइंग केवीएल। अगर किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करोगे लूप में, अगर ऐसे चलना तो लूप में अगर ऐसे चलोगे तो -E प्लस VC जीरो के बराबर होगा। VC क्या है, इसके क्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप। और इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कैसे आता है,
जो प्लेट है उस पे चार्ज डिवाइडेड बाई इसका कैपेसिटेंस, क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, CV होता है, तो V क्या आ जाएगा, Q बाई, तो E की जगह क्या लिख सकते हो, माइनस E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस चार्ज इस पे कितना माना है, Q, और इसका जो कैपेसिटेंस है वो C है, ये 0 के बराबर होगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से लिख सकते हो Q इज इक्वल टू, Q कितने के बराबर होगा, E नॉट C साइन ओमेगा टी के बराबर। अब ये तुम्हें चार्ज आया, इस चार्ज से करंट निकाल सकते हो, ये जो चार्ज आया है इस चार्ज को यूज करके करंट निकाल सकते हो, dq by dt। dq बाई dt, यानी करंट जो होगा वो क्या होगा, एंड I इज इक्वल टू dq बाई dt। सो यहाँ से I देखोगे तो ओमेगा क्या होगा, बाहर आ जाएगा, E नॉट ओमेगा C, और साइन का डिफरेंशिएशन कितना होगा, cos ओमेगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं ऐसे, E नॉट डिवाइडेड बाई 1 बाई ओमेगा C cos ओमेगा टी, ठीक है, आ रही बात समझ में। और अगर अगेन सर फिर इसको माइनस रेसिस्ट, माइनस आएगा, साइन का डिफरेंशिएशन माइनस होता है क्या, नहीं, cos प्लस ही होगा, क्या बोले थे, अब देखो इसको अगर कंपेयर करते हैं, इधर का हटाते हैं, इसको कंपेयर करो किससे, जो हमने कैलकुलेट करा था रेसिस्टिव सर्किट में, क्या था, ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। तो इस टर्म की बाद में बात करेंगे, पहले आर की जगह क्या है वो बात करते हैं। आर की जगह क्या है, 1 बाई ओमेगा सी है, मतलब यहाँ आर किस टर्म से रिप्लेस हो गया, एक ऐसे टर्म से रिप्लेस हुआ जिसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस बोलते हैं। और कैसा रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी इसको ऐसे लिख सकते हो, ई नॉट बाई एक्स कॉस ओमेगा टी, और एक्स की जगह एक्स, क्लियर है। तो एक्चुअली में जो एक्सी और एक्सएल वाला टर्म आया ना, वो बाई कंपैरिजन आया। जब हमने प्योरली रेसिस्टिव सर्किट लिया था उसके लिए ये टर्म आ रहा था, जब प्योरली कैपेसिटिव प्योरली इंडक्टिव लिया, कंपेयर करा तो हमें दो टर्म मिला, एक्सएल और 1 बाई एक्सी, जो एक्चुअली आर की जगह पे बैठे हुए थे, और उनको रेसिस्टेंस नहीं बोल सकते थे, इसलिए नया नाम दिया गया रिएक्टेंस। और रिएक्टेंस दो तरीके का होता है जो मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा इक्वेशन है करंट का। करंट का इक्वेशन क्या आया था, करंट का इक्वेशन आया ई नॉट बाई 1 बाई ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। और अगर इसको अगेन सिंप्लीफाई करोगे तो पूरे की जगह आई नॉट लिख सकते हो, आई इक्वल्स टू आई नॉट। इस टर्म को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो अगेन साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ठीक है, तो नेक्स्ट काम तुम्हारा क्या होता था, फेज एंगल निकालना। यहाँ भी अगर फेज एंगल देखोगे, फेज एंगल या फेज डिफरेंस between, phase difference between current and voltage is पाई बाई 2। अभी भी फेज डिफरेंस कितने का है, पाई बाई 2 का ही है। इंडक्टिव में भी फेज डिफरेंस पाई बाई 2 का होता है, कैपेसिटिव में भी फेज डिफरेंस पाई बाई 2 के बराबर है। इंडक्टिव और कैपेसिटिव में फेज डिफरेंस दोनों सेम सेम होता है, बट नोट क्या है, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, इस केस में वोल्टेज लैग्स करंट बाई पाई बाई 2। पहले वाले केस में क्या हो रहा था, वोल्टेज लीड कर रहा था। जब इंडक्टिव सर्किट होता है तो वोल्टेज लीड करता है, और जब कैपेसिटिव सर्किट होता है तो वोल्टेज लैग करता है करंट से। मतलब पहले वाले केस में वोल्टेज आगे आगे चल रहा था, करंट पीछे चल रहा था। इस केस में करंट आगे चलेगा, वोल्टेज पीछे पीछे चलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। वही
तुमसे पूछ सकता है कि इंडक्टिव सर्किट के लिए वोल्टेज लीड करता है या करंट लीड करता है या फेज एंगल 0 होता है, इस तरीके के सवाल आते हैं। तो याद रखना, तीन ही तरीके का सर्किट बनता है तुम्हारे पास। या तो रेसिस्टिव सर्किट होगा, तो रेसिस्टिव सर्किट का तो सोचना नहीं है क्योंकि रेसिस्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस 0 होता है। और सर्किट अगर प्योरली इंडक्टिव है तो फेज एंगल π/2 का होगा और साथ ही साथ वोल्टेज लीड करेगा। और अगर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में अगेन फेज एंगल π/2 ही होगा, लेकिन इस केस में वोल्टेज लैग करेगा करंट से। आ रही बात समझ में? चलो अब नेक्स्ट समझते हैं इसका पावर कंजम्पशन। अगेन अगर तुम पावर कंजम्पशन निकाल रहे हो तो एवरेज पावर कंजम्पशन भी इसका 0 आएगा। एवरेज पावर कंजम्पशन इसलिए क्योंकि अगर पावर निकालोगे इंस्टेंटेनियस E इंटू आई करके वैल्यू रखोगे E0 साइन ओमेगा टी और I0 कॉस ओमेगा टी। यहाँ पे ध्यान से फिर से एंगल देखोगे तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, π/2 का हो गया। E0 I0 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ये इंस्टेंटेनियस पावर आएगा। लेकिन अगर इस इंस्टेंटेनियस पावर के इक्वेशन से जब हम एवरेज पावर निकालने जाते हैं, एवरेज पावर जो होता है अगेन 0 हो जाता है। तो सर्किट रेसिस्टिव हो तो उसमें इंस्टेंट एवरेज पावर वी आर एम एस इंटू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस के बराबर होता है। अगर सर्किट इंडक्टिव हो तो एवरेज पावर 0 होता है, कैपेसिटिव हो तो भी एवरेज पावर 0 होता है। आ रही बात समझ में? चलो तो अलग अलग ये सारी चीजें होती हैं। अगर कंबाइन करके पढ़ोगे एलसीआर सर्किट, मतलब एक सर्किट में इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है और रेसिस्टेंस भी है। ये हमारे सिलेबस में, इसको थोड़ा बढ़िया से पढ़ना है क्योंकि यहाँ से सवाल आ सकते हैं। और इसका जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ का, यहाँ से हमें रेजोनेंस पढ़ना होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी सर्किट है जिसमें इंडक्टर भी है, साथ ही साथ कैपेसिटर है और रेसिस्टेंस भी है, इसको अगर हम किसी पावर सप्लाई से कनेक्ट कर, ठीक है, पावर सप्लाई से कनेक्ट करोगे, वो पावर सप्लाई अल्टरनेटिंग है, E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी। तो इसमें भी हमें वही तीन चीजें पता करनी होती है। सर्किट में अगर L, C और R कनेक्टेड है तो सेम तीन चीजें पता करनी होगी। करंट, वोल्टेज, करंट पता करना होगा, पावर कंजम्पशन पता करना होगा और फेज एंगल पता करना होगा। चलो देखो, तो इसमें से करंट फ्लो हो रहा होगा आई किसी इंस्टेंट। तो देखो ऐसे ना, इस सर्किट को अगेन सॉल्व करने का पूरे जो डिटेल में हमने सॉल्व करा पिछले तीन सर्किट को, ऐसे करने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है ना कि जो भी करंट आएगा उसका इक्वेशन तुम डायरेक्टली बता सकते हो क्योंकि पावर सप्लाई जो तुम्हारा क्या है, या जो सप्लाई वोल्टेज है, ये मैं पहले लिखूँ, सप्लाई वोल्टेज वो हमने क्या माना था, इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी, ये लिया है। अब यहाँ से करंट निकालना कि करंट सर्किट में कितना होगा। पिछले वाले केस में हमने देखा कि करंट एक्चुअली आ क्या रहा है, करंट जो है वो आ रहा है I इज इक्वल टू, अगर रेसिस्टिव लिए थे, जहां से तुम लोग क्या लिए थे, अगर रेसिस्टिव लिए तो E/R आ रहा। आ रही बात समझ में? जब हमने रेसिस्टिव लिया था, थोड़ा सा कंपैरिजन कर रहे हैं ताकि जो भी KVL कैलकुलेट करना है वो दोबारा हमें ना करना पड़े। तो I E/R आ रहा था और E की वैल्यू रख रहे थे, सिंप्लीफाई कर रहे थे। दूसरे वाले केस में क्या आ रहा था कि E/R
x और साथ साथ में एक एंगल भी आ रहा था π/2। ठीक है, ऐसे ये सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। तो ई एक्स और π/2 ये ऐसे टर्म दिख रहे थे तुमको। अब इसमें थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन हो तो वो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आई ई डिवाइडेड बाई एक्स एल π/2 ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, ई नॉट डिवाइडेड बाई एक्स एल साइन ओमेगा टी प्लस π/2, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अगर कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है तो ये जो टर्म है एक्स, ये रिप्रेजेंट करता है वैल्यू कितना है इम्पीडेंस का या रिएक्टेंस का। तो एक्स एक्सएल पुट कर रहे हैं। π/2 क्या रिप्रेजेंट करता है, π/2 रिप्रेजेंट करता है एंगल, कि फेज एंगल कितने का है। फेज एंगल यहाँ पे लिख दिया। आ रही बात समझ में। तो हमारा काम क्या होता है ना, हमारा काम क्या होता है यहाँ पे कि अगर बड़ा सा सर्किट दिया है जिसमें एल सी और आर तीनों कनेक्ट करा है, तो वहां पे हमें जेड निकाल लेते हैं। जेड इजिली निकाल लेते हैं क्योंकि जेड का रिलेशन मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो आई जो होगा ना, आई को सिंपली ऐसे लिखेंगे ई बाई जेड। आई विल बी व्हाट, आई विल बी सिंपली ई बाई जेड। और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसको लिख सकते हो ई नॉट बाई जेड साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। ठीक है, करंट कैसे निकालेंगे सर्किट के थ्रू, पूरा केवीएल केसीएल लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा टेक्निक है। क्या करते हैं, आई जो होता है वो होता है ई बाई जेड, और ये जेड जो होता है दो इंफॉर्मेशन लेके साथ चलता है, एक तो मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ फेज एंगल। ये जो जेड है ये क्या क्या टर्म लेके चलेगा, जेड जो है वो हमेशा दो टर्म लेके चलता है, एक मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ फेज एंगल। तो ई नॉट बाई जेड, ये जेड मैग्नीट्यूड है तुम्हारा, और साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। प्लस माइनस फाइव क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि फाइव पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। क्लियर है, या उसको ऐसे नहीं याद रखना है तो या अभी के लिए माइनस याद करके चलो। ठीक है, माइनस याद करके चलो, और इसमें वैल्यू डायरेक्ट फाइव का पुट कर देंगे विथ साइन। प्लस प्लस माइनस फाइव और प्लस और माइनस फाइव याद रखने से बढ़िया है कि हम इसको ऐसे रखेंगे ओमेगा टी माइनस फाइव। लेकिन अगर ये इक्वेशन याद रखे हो तो इसके अकॉर्डिंग हम फाइव विथ साइन पुट करते हैं। अगर प्लस होगा तो सीधे वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस होगा तो माइनस पुट करोगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ जो फाइव पुट करोगे वो विथ साइन पुट करोगे। बार और एक्सप्लेन कर देना है क्या कर रहे हैं। ये सप्लाई वोल्टेज था तुम्हारा। अगर सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है तो तुमसे क्या पूछेगा, सर्किट में कितना करंट है वो पूछ सकता है। तो सर्किट में जो करंट है उसका सिंपल सा फॉर्मूला है वही के वोल्टेज लॉ, केवीएल से कैलकुलेट करते हैं। इक्वेशन बहुत ज्यादा बनता है, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद यही आएगा। उसके लिए हमने थोड़ा सा टेक्निक अप्लाई किया है, कंपेयर करना शुरू किया। तो कंपेयर क्या बोल रहा था कि ई बाई समथिंग नीचे आ रहा था, तो अगर हमने रेसिस्टिव लिया तो ई बाई आर आ रहा है। अगर इंडक्टिव जो भी सर्किट लिया था तो ई बाई एक्स आ रहा था, और कैपेसिटिव लिया था तो ई बाई एक्स सी आ रहा था। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, एलसीआर सर्किट लिया है, मतलब जेड आएगा तुम्हारा, ई बाई जेड लिख दिया। अब जेड के साथ साथ क्या होता है, मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों लेकर के चलता है। तो ई नॉट बाई जेड और साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, और यहाँ माइनस वाला जो टर्म है ये फाइव जो है वो विथ साइन रखेंगे। विथ साइन मतलब इसके लिए इंडक्टिव के लिए पॉजिटिव और कैपेसिटिव के लिए नेगेटिव, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर है, जहां तुमको जेड निकालने आता है, जेड का वैल्यू हम क्या लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हो वेयर जेड इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और tan फाइव क्या होता है एक्स बाई आर। और अगेन एक्स कंफ्यूज नहीं होना, एक्स एल माइनस एक्स सी होता है। हो गया, दूसरा पॉइंट क्या होता था, दूसरा पॉइंट होता था फेज एंगल निकालना। लेकिन यहाँ पे जो फेज एंगल है हम इक्वेशन से नहीं निकालना है, यहाँ पे जो फेज एंगल फाई है वो सीधे रिलेशन से निकालना है, tan फाई इक्वल्स टू
एक्स बाई आर से, या फिर फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई आर। यही से निकाल लेते हैं क्योंकि एल दिया रहेगा, सी दिया रहेगा और आर दिया रहेगा, तो वहां से फाई सीधे आ जाएगा। फेज डिफरेंस के लिए तुमको इक्वेशन सॉल्व करने का जरूरत नहीं, यहाँ पे उल्टा चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा और मॉडिफिकेशन कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। अगर इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज कैलकुलेट करना होता है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, छोटा सा काम करते हैं, ऊपर नीचे करंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो इक्वेशन है, ये जो tan फाई है, इसमें क्या कर सकते हो, x इंटू आई डिवाइडेड बाई आर इंटू आई कर सकते हो। कोई चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि ऊपर नीचे करंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कोई चेंज नहीं होगा। और ये जो टर्म है ये एक्स सी माइनस एक्स, सॉरी एक्स एल माइनस एक्स सी इंटू आई डिवाइडेड बाई, ये जो ड्रॉप है आर इंटू आई क्या होगा, समझना। आर इंटू आई का क्या मतलब है, रेसिस्टेंस इंटू करंट। करंट सेम है, जो भी हमने सर्किट देखा ना वो सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो ये करंट दोनों सेम है। आर इंटू आई क्या रिप्रेजेंट करेगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेसिस्टेंस। ठीक है, आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ। आई इंटू आर क्या होता है, आई इंटू आर पोटेंशियल ड्रॉप होता है किसके अक्रॉस, रेसिस्टेंस के अक्रॉस। तो इसको लिख सकते हो वी आर। आ रही है बात समझ में, इसको चेंज करके वी आर लिख सकते हैं। सिमिलरली इस आई को अगर इसके साथ लोगे, इस आई को अगर इसके साथ लोगे, तो उसको सिंप्लीफाई करके tan फाई जो है, tan फाई विल कम एज वी एल माइनस वी सी डिवाइडेड बाई वी आर। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी वोल्टेज दे करके हमें एंगल पूछ देता है। पहले वाले सिचुएशन में हम एंगल कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, इसके जस्ट पिछले वाले सिचुएशन में हम एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं एक्स और आर से, इन दोनों को कंबाइन कर रहे थे, ये फॉर्मूला आ रहा था इधर। अभी हमने क्या करा, ऊपर नीचे आई मल्टीप्लाई करा, तो आई इधर से मल्टीप्लाई होकर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस आ गया। ये आई इससे मल्टीप्लाई होगा तो VL देगा, या इससे मल्टीप्लाई होगा तो VC देगा। यानी फाई निकालने का ये दूसरा तरीका है, जो कि किस टर्म में, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ये पोटेंशियल ड्रॉप जो है ये किसके अक्रॉस है, इंडक्टर के अक्रॉस। ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है ये किसके अक्रॉस है, कैपेसिटर के अक्रॉस। और ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है ये किसके अक्रॉस है, ये है रेसिस्टेंस के अक्रॉस। तो यहाँ से भी ग्राफ बना सकते हो, ये वी आर, इधर वी एल और इधर वी सी। ठीक है, और यहाँ से अगर वी नेट देखोगे, इसको कैलकुलेट करने के बाद या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो अगर इक्विवेलेंट ग्राफ कुछ इस तरीके का आ रहा है, ये आर और ये वी एल माइनस वी सी, ये ई के बराबर होता है और ये एंगल फाई। ठीक है, ये भी याद रखना। अगर ऐसा कुछ रिलेशन है, आर की जगह हमने किससे रिप्लेस किया, वी आर से, क्योंकि करना क्या था, करंट से मल्टीप्लाई करना था, करंट सेम था, सीरीज सर्किट दिया हुआ है। ये वी आर, ये वी एल, ये वी सी। अगर वी एल माइनस वी सी देखोगे ये ऊपर की तरफ, ये आर, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, ई के बराबर होना चाहिए, ई जो हम सप्लाई कर रहे हैं। तो फाई यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यानी फाई का एक और फॉर्मूला आ सकता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है।
छोटा सा सवाल है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, इंडक्टर के अक्रॉस ड्रॉप दिया हुआ है और कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप दिया हुआ है। ये तुम्हारा सप्लाई है, सप्लाई का ई नॉट तुमको पता करना है कि जो भी हमने सप्लाई करा है अगर ऐसा ड्रॉप आ रहा है तो ई नॉट का वैल्यू कितना होगा। वो जो ग्राफ ड्रॉ करा था ना, यहाँ पे ई मत लिखना, ई नॉट लिखना। जो भी यहाँ पे ऐसा ड्रॉ करा था वहाँ पे एक छोटा सा चेंज कर दो, ये ई नहीं ई नॉट है, ई नॉट लिख देना वहाँ पे। उसको यूज करके ये कैलकुलेट करना। चलो समझते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर लियो। जी सर। देखो इसमें कॉमन मिस्टेक क्या होता है, अगर ऐसा कुछ दिया होता है ना तो बच्चे क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ये 40 है और ये 20 है, ऐड करके आंसर कितना आ गया 60। लेकिन ये गलत है क्योंकि ये तुम्हारा इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है, दोनों सीरीज में है, लेकिन फिर भी ऐसे ऐड करके नहीं लिख सकते हो क्योंकि हमारे पास रिलेशन क्या था। अगर रिलेशन को ध्यान दोगे तो ग्राफ पे अगर चलते हैं, इधर क्या था VL और इधर था VC और इधर था R, और यहाँ से जो इक्विवेलेंट ग्राफ आ रहा था, अगर VL बड़ा होता तो हम इसको ऐसे लिखते थे VL माइनस VC, ये VR रिप्रेजेंट करता था और ये ई नॉट रिप्रेजेंट करता था। यानी ई नॉट का जो वैल्यू यहाँ पे है ना, ई नॉट एक्चुअली क्या है, VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ठीक है, कॉमन मिस्टेक होता है यहाँ पे, जैसे ही सर्किट में रेसिस्टेंस हटा करके इंडक्टर और कैपेसिटर लगा देते हैं ना और वोल्टेज देते हैं तो बच्चे ऐड कर देते हैं। ऐड नहीं करना है, ध्यान से सुनो। ये ई नॉट यहाँ से डायग्राम से अगर देख लो तो ई नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिजल्टेंट है। ठीक है, और ये रिजल्टेंट है और इसकी वैल्यू जो है वो VL माइनस VC है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ई नॉट की वैल्यू क्या होगी, ई नॉट की जो वैल्यू होगी वो होगी VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो सवाल मैंने दिया था उसमें रेसिस्टेंस तो है नहीं, जो भी सवाल मैंने दिया उसमें क्या नहीं है, रेसिस्टेंस नहीं है। तो अगर रेसिस्टेंस नहीं है तो VR कितना हो जाएगा, 0। जो मैंने प्रॉब्लम दिया हुआ है उसमें क्या नहीं है, VR नहीं है। अगर VR नहीं है तो ये 0 हो गया, यानी ई नॉट कितना बचेगा, ई नॉट बचेगा VL माइनस VC। ठीक है, मतलब यहाँ जो वोल्टेज है वो कैसे आएगा, VL माइनस VC से आएगा। गिवन प्रॉब्लम के अनुसार VL 40 है, VC 20 दिया हुआ है, तो ई नॉट की वैल्यू 20 वोल्ट होगी। क्लियर है, यानी जो पीक वैल्यू है जो भी प्रॉब्लम दिया हुआ था उसमें ई नॉट विल कम एज V इक्वल्स टू 20 वोल्ट। ठीक है, आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ। Yes, yes, sir. तो इसको गलती नहीं करना, नोट में लिख भी सकते हो, ऐसे लिखना नोट में, रिलेशन बिटवीन पीक वोल्टेज across L, C and R and power supply। जो भी तुम्हारा ई नॉट होगा दैट विल बी रूट ओवर VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर। और इसको कैलकुलेट करने के लिए कैसे करते थे, डायग्राम से ही कैलकुलेट कर दिए थे, ऊपर नीचे R I मल्टीप्लाई करके फिर उसको कंपेयर कर लिए थे। जस्ट कंपैरिजन से कर रहे हैं। अगर मैथमेटिक्स से सॉल्व करोगे कि ये रिजल्ट मैथमेटिक्स से कैसे आया तो बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा, वो बहुत ही बड़ा रिलेशन बनता है, फिर उसको सिंप्लीफाई करने के बाद यहीं पे पहुंचोगे, लेकिन उसका जरूरत नहीं है क्योंकि हम उल्टा चलना है। हमने पहले कैलकुलेट करा था उसको फिर कंपेयर कर। ये सारे पीक है, पीक वैल्यू कहने का मतलब रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पीक होगा उसकी वैल्यू, BL का मतलब है एल के अक्रॉस जो पीक होगा वो वैल्यू, और C का मतलब है
सी के क्रॉस जो पीक होगा वो, ये इंस्टेंटेनियस नहीं है, इंस्टेंटेनियस को ई से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि टाइम का फंक्शन होता है, ठीक है। अगर टाइम का फंक्शन रेसिस्टेंस के क्रॉस भी वोल्टेज टाइम का फंक्शन होगा, लेकिन ये पीक वैल्यू है। इंडक्टर के क्रॉस भी वोल्टेज टाइम के साथ वेरी करेगा, लेकिन उसका पीक ये है, फिर सी के क्रॉस का पीक ये है, तो ये पीक वोल्टेज सबसे हमने कैलकुलेट करा। तो पीक वोल्टेज के लिए ये रिलेशन होता है, ग्राफ भी मैंने तुमको ड्रॉ करके बता दिया। तो अभी तक जो फाई निकालने का रिलेशन हमने देखा अब तक का, फाई निकाल सकते हो कैसे, tan इनवर्स, क्योंकि फाई से सवाल आते हैं, x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर से, या फिर tan इनवर्स VL माइनस VC डिवाइडेड बाई आर, VR से। फाई निकालने के दो फॉर्मूला है, फाई मतलब फेज एंगल। एक बार फेज एंगल पता चल जाता है ना, तो हम कैसा भी सर्किट दिया हुआ है वहां से अगर ई गिवन है तो आई निकाल सकते हैं, ठीक है। समरी क्या है कि हमें फाई निकालना होता है। फाई क्यों निकालना है, क्योंकि ई और आई का रिलेशन पता करता है। तो अगर ई गिवन है, तुमसे करंट पूछ रहा है, तो इसका जरूरत है, क्योंकि आई होता क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, और फाई हमेशा क्या रखेंगे, विथ साइन रखेंगे। विथ साइन रखोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि इक्वेशन क्या होगा। आई नॉट क्या होता है, आई नॉट होता है ई नॉट बाई जेड, जेड का मैग्नीट्यूड, और जेड का मैग्नीट्यूड रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने के बाद ये रखोगे, सारा इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी, करंट से करंट कितना है और फेज डिफरेंस कितना है, ठीक है। आ रही बात समझ में। ये जो फाई है मैंने समझाया, पहले ही बताया कि फाई में भी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। फाई क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। नेगेटिव कब होगा, जब सर्किट कैपेसिटिव होगा। जैसे ही सर्किट कैपेसिटिव हो गया, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन एक्सएल, उस केस में ये नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो तुमको यहाँ पता चलेगा कि आई नॉट का जो आई का जो फॉर्मूला है, डेट विल कम एज आई इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और अगर सर्किट तुम्हारा इंडक्टिव होता है तो पाई पॉजिटिव आता है, यहाँ पॉजिटिव पुट करोगे, ये नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा। यहाँ से भी इक्वेशन आएगा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, और ये बताएगा कि करंट लीड कर रहा है या लैग कर रहा है। ये सवाल है। पॉइंट पॉइंट जेड ए बी एंड फाइव। होगा Sir, phi is equal to tan inverse 2. टेन इनवर्स जेड ए बी 5 आएगा।
जेड ए बी एक आदमी का या 5, और 5 किसी ने कितना बोला? tan inverse 2. tan इनवर्स 2, ये तो ठीक है। दूसरा बोला ये जेड ए बी कितना होगा ये? ZAB is equal to root over of 3125 ohm. रूट यस ओवर 3125। 3125, चलो देखते हैं। देखो ये जो सर्किट है, इस सर्किट में ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में है। इन दोनों को रिप्लेस करके एक रेसिस्टेंस ला सकते हैं, और उस रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा? बोलो। इस रेसिस्टेंस का जो वैल्यू होगा, एक रेसिस्टेंस से रिप्लेस 25. करके सीधे 25 हो जाएगा। ठीक है, ये बी और ये ए, यानी अब ए और बी के बीच में क्या कनेक्टेड है? ये एक इंडक्टर कनेक्टेड है और एक रेसिस्टेंस कनेक्टेड है। अब देखो ये जो इंडक्टर है ना, इसके लिए एल नहीं दिया हुआ तुमको क्या दे दिया? एक्सएल दे दिया है सीधे सीधे। जो भी इंडक्टर है उसका इंफॉर्मेशन कैसे दिया है? उसका सीधे एक्सएल बता दिया तुमको। अगर एल दिया रहता ना तो सवाल में फिर तुमको ओमेगा की जरूरत पड़ता, क्योंकि एक्सएल कैसे निकलता? एक्सएल होता ओमेगा एल। लेकिन सवाल में थोड़ा सा इजी करा है तुम्हारे लिए, उसने सीधे क्या कर दिया? एक्सएल का ही वैल्यू बता दिया। अगर एक्सएल का वैल्यू बता दिया तो जेड निकालना सिंपल हो गया। जेड होता क्या है? रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ एक्स की जगह बस एक ही वैल्यू होगी एक्सएल, क्योंकि एक्स ही है नहीं, तो एक्सएल रख दो। सिंप्लीफाई करोगे तो 25 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 25 कितना होता है? 625, इसका स्क्वायर कितना होगा? 2500। 2500। सिंप्लीफाई, या फिर 25 कॉमन कर सकते हो। 25 अगर यहाँ से कॉमन करोगे तो यहाँ क्या बचेगा? 1 + 4, यानी 25 रूट 5। यानी जेड का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 25 रूट 5 के बराबर। क्लियर है? तो ये हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट जो है फाई निकालना था। तो फाई का तो सिंपल सा फॉर्मूला है, फाई इक्वल्स टू एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइडेड बाई आर। एक्सएल दिया नहीं है, एक्ससी दिया नहीं है, एक्सएल का वैल्यू 50 है, 50 डिवाइडेड बाई आर की जगह क्या रखेंगे? 25 रखेंगे। तो यहाँ से जो फाई होगा दैट विल कम एज tan इनवर्स। ठीक है, चलो अब पावर देखते हैं। पावर ऑफ LCR सर्किट। पावर पे एक बार और अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे जो हमने सर्किट पढ़ा है उसके चलते अगर पावर निकालना होगा, इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर जो होता है अगेन P इक्वल्स टू EI से आएगा, और E कितना माना था? E0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, I हमने क्या लिया हुआ? I है I0 साइन ओमेगा टी -5। ये तुम्हारा I था, और आई नेट का मैंने बता चुका है। आई नेट क्या होता है? E0/Z। तो Z तुमको कैलकुलेट करना है, फाई भी कैलकुलेट करना होगा। तो ये जो इक्वेशन है, ये E0 I0 साइन ओमेगा टी, और इधर क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी -5। ये तुम्हारा इंस्टेंटेनियस पावर। लेकिन अगेन हमें इंस्टेंटेनियस पावर से काम चलता नहीं है, हम किसके पास जाते हैं? एवरेज पावर के पास। तो यहाँ जो एवरेज पावर है, एवरेज पावर अगेन इसी इक्वेशन को हम क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं, टाइम से डिवाइड करते हैं, एवरेज पावर आता है। ठीक है ना? तो अगेन वो कैलकुलेशन नहीं करने जा रहे हैं, सीधे रिजल्ट बता रहे हैं कि जो एवरेज पावर होगा दैट विल बी हाफ ऑफ
E नॉट I नॉट cos phi। ठीक है, यहाँ पे अब ध्यान से समझ लो, जो भी हमने पिछले वाले केस में पढ़ा था, प्योर रेसिस्टिव के केस में जो हमने पढ़ा था, वहां पे एवरेज पावर क्या था, 1/2 E नॉट I नॉट इतना ही तक आया। अगर पलट के देखो कॉपी, तो अगर सर्किट रेसिस्टिव था, प्योरली रेसिस्टिव था, तो जो पावर कंजम्पशन हो रहा था वो आया था 1/2 E नॉट I नॉट, इतना आया था। लेकिन अभी जो सर्किट है ना, उसमें दो कंपोनेंट और लगे हुए हैं, रेसिस्टेंस के साथ साथ हमारे पास इंडक्टर और कैपेसिटर भी लगा हुआ है। उस कैपेसिटर के चलते और इंडक्टर के चलते फेज एंगल आता है, फेज एंगल फाई। ठीक है, इसलिए ये जो टर्म है, ये cos फाई वाला टर्म इधर मल्टीप्लाई कर, ठीक है। एवरेज पावर इस केस में कितना होगा, इतना होगा। या फिर अगर इसको ई आर एम एस के टर्म में लिखोगे, तो दिस विल बी ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू cos फाई। आ रही बात समझ में? ये जो एवरेज पावर है, एवरेज पावर है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो फॉर्मूला यहाँ से आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको कंपेयर अभी करके हम पीछे वाला रिजल्ट मैच करा सकते हैं। जो भी हमने अभी तक रिजल्ट निकाला है ना, ये जनरल फॉर्मूला है। ये पावर का क्या है, जनरल फॉर्मूला। इसको स्पेशल बना सकते हो cos फाई का वैल्यू पुट करके। cos फाई के लिए फाई अलग अलग पुट करेंगे, जो भी सर्किट होगा उसके लिए आंसर आ सकता है। अभी बताएंगे क्या, ठीक है। अब समझना क्या हो रहा था, जब हमने रेसिस्टिव सर्किट लिया था, रेसिस्टिव सर्किट लिया था, उसके लिए फाई का वैल्यू कितना था, 0। रेसिस्टिव सर्किट लिया था, फाई का वैल्यू कितना था, 0 था। या 0 पुट करेंगे, cos 0 कितना होगा, 1। cos 0 1 होगा, यानी हमें इक्वेशन क्या दिखेगा, हाफ E नॉट I नॉट, जो पहले आया हुआ था, पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। दूसरा, अगर इम्पीडेंस होगा, सॉरी इम्पीडेंस, रिएक्टेंस होगा, रिएक्टेंस में एक्सएल भी हो सकता है और एक्ससी भी हो सकता है। तो ऐसे केस में जो हमारा फाई आया था, वो पाई/2 था। फाई कितना आया था, पाई/2। तो अगर यहाँ पे cos पाई/2 रखोगे, यहाँ पे cos पाई/2 रखोगे, तो cos पाई/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और पिछली दो केसेस में हमने देखा भी था कि जब सर्किट इंडक्टिव है या कैपेसिटिव है, तो उस केस में एवरेज पावर 0 हो रहा था, क्योंकि हाफ साइकिल के लिए वो एनर्जी स्टोर कर रहा था, हाफ साइकिल के लिए एनर्जी सप्लाई कर रहा था, तो इसलिए एवरेज पावर 0 हो जा रहा था। ये जो इक्वेशन है, ये जनरल फॉर्मूला है। इसमें 5 पुट करोगे, उसके अकॉर्डिंग एवरेज पावर आएगा। क्लियर है? पावर को हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ से एक वाटलेस करंट आता है, वो इधर से ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो फिर आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे अगले क्लास में। पावर को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो करेंगे नेक्स्ट क्लास। चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। Thank you. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू।